नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी गुनाह में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास, कांग्रेस की चंदा चोरी, पेपर लीक और महंगाई समेत अहम मसाइल पर मोदी हुकूमत को घेरने की कोशिश। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत की रोजाना निगरानी की जाए, दिल्ली हाईकोर्ट का हुक्म। कहा, जरूरत पड़ने पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। बुजुर्ग और शदीद बीमार कैदियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, 3 माह में नई पॉलिसी बनाने का हुक्म। दिल्ली फिसादात केस, उमर खालिद को हफ्ते में 2 बार अहले खाना से मुलाकात की इजाजत, वीडियो कॉल पर होगी ये मुलाकात। आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका, 40 में से 38 इमारतों के इंतजाम का हुक्म, तालीमी मरकज के निज़ाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उत्तराखंड में जारी SIR, हैरानकुन बेज़ाब्तगियां, 2 लाख वोटरों के वालिदैन नाबालिग, 92,000 के दादा दादी नौजवान। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात को हुक्काम को हिदायत दी कि जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठे समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत की रोजाना निगरानी की जाए और ज़रूरत पड़ने पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हर शहरी की जान कीमती है और सोनम वांगचुक की बाकायदा तिब्बी मुआयने पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। कांग्रेस ने पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास के दौरान मोदी हुकूमत को कई अहम अवामी और कौमी मसाइल पर जवाबदेह बनाने का फैसला किया है।
कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो चंदा चोरी, अकीदे से धोखा, पेपर लीक और तालीमी निज़ाम में बढ़ती हुई बेदुनवानी, इदारों पर कब्जा, सियासी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश, मुतअद्दिद घोटाले और बदुनवानी के इल्ज़ामात, कमरतोड़ महंगाई, खारिजा पॉलिसी की नाकामियाँ, स्ट्रेटेजिक गलतियाँ ऐसे अहम मसाइल हैं जिन पर कांग्रेस पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को जवाबदा बनाएगी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि पार्लियामेंट के इजलास में अहम मुल्क के मसाइल को उठाएंगे, जिसमें अयोध्या, चंदा चोरी, पेपर लीक और दीगर तमाम अहम इशूज़ शामिल हैं। इन्होंने कहा कि कई मसाइल पर मोदी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन हम इस पर बातचीत करना चाहते हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। आजकल मीडिया में बहुत खेती हो रही है, समाचार की खेती हो रही है, पर उस पर मैं गुजारिश करूंगा आप लोग विश्वास न करें। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जदीद तरीन हथियारों और जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज़ के बावजूद सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें जैसे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फौजी मुहिमात के लिए मुस्तकबिल में भी इंतहाई अहम रहेंगे। मिस्टर सिंह ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फौजियों को महाज तक पहुंचाने वाली सड़क भी इतनी ही अहम है जितना कि सरहद पर तैनात फौजी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर करने वाले भी कौमी सलामती के मसावी तौर पर अहम मुहाफिज हैं। वज़ीर दिफा ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की सिताइश करते हुए कहा कि उसने एक आम सड़क तामीर करने वाली एजेंसी से दुनिया की मोजीज़ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तंजीमों में मुकाम बनाया है। सबसे पहले मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव के इस आयोजन के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह कॉन्क्लेव ऐसे समय हो रहा है जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस में एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अभूतपूर्व परिवर्तनों के दौर में बीआरओ की शानदार भागीदारी के लिए मैं डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, इस कॉन्क्लेव की जो थीम है, जैसा मुझे बतलाया गया है, एक्सेलरेटिंग स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इनोवेशन एंड एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस। यह एक ऐसे आत्मविश्वास से भरे भारत की एस्पिरेशंस को दर्शाता है जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करने
और 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन के रूप में उभरने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वैसे तो मैं समय समय पर बीआरओ के अपने साथियों से मिलता ही रहता हूं, हमारी बातचीत भी होती रहती है, लेकिन आज का अवसर उससे कहीं अलग है। इसलिए मैं आप सबसे देश दुनिया पर भी कुछ अपने विचार साझा करना चाहूंगा। क्योंकि यह कॉन्क्लेव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है, इसलिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस से ही अपनी बात प्रारंभ करता हूं। साथियों, यदि हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, किसी भी सभ्यता का सबसे भरोसेमंद पर्याय उसका आर्किटेक्चर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहा है। प्राचीन भारत के उत्तरापथ और दक्षिणापथ से लेकर शेर शाह सूरी की सड़के आजम तक, या फिर दुनिया की हर महान सभ्यता के भव्य निर्माणों तक आप देखेंगे तो पाएंगे कि इतिहास सभ्यताओं को आज भी बहुत हद तक उनके बनाए रोड्स, ब्रिजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण ही उन्हें जानता है। यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल डेवलपमेंट के एक फैक्टर के रूप में नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के एक सिनोनिम के रूप में देखा जाता है। यहां जितना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां उतनी ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन होती है। इतिहास भी हमें यही बताता है, और आज हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां खड़ा कर रहे हैं वह आने वाले 100-200 वर्षों तक हमारी सिविलाइजेशन की पहचान बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के बुजुर्ग, शदीद बीमार और जिस्मानी तौर पर माजूर कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम इंसानी हमदर्दी पर मबनी फैसला सुनाते हुए तमाम रियासती और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को 3 माह के अंदर की क़ब्ल वक्त रिहाई के लिए नई पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि ऐसे कैदियों के मामलात को महज क़ानूनी नहीं बल्कि इंसानी नुक़्ते नज़र से भी देखा जाना चाहिए और इनकी ज़िंदगी, सेहत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना रियासतों की ज़िम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में वाक़ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद आज़म खान ने रखी थी, उसकी 38 इमारतों को गैर मजाज करार देते हुए उन्हें मुनज़्ज़म करने का हुक्म जारी किया गया है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट तहत यह हुक्म जारी किया है। अथॉरिटी के मुताबिक जामे तहक़ीक़ात, समाअत और दस्तियाब रिकॉर्ड के जायजे के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि यूनिवर्सिटी की बेशतर इमारतें मंजूर शुदा नक्शों के बगैर तामीर की गई हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के फैसले पर सियासत गरमा गई है। मगर सियासी कायदीन ने सवाल उठाया कि जहां तुलबा सालों से तालीम हासिल कर रहे हैं, इसे गिराना ठीक नहीं है। राम मंदिर चंदा चोरी की इमारतों पर बुलडोजर चलाने का मुतालिबा किया गया है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे मैंने भी देखा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जौहर विश्वविद्यालय जहां पर छात्रों को शिक्षा मिलती है, उन कमरों को गिराने का काम हो रहा है। बुलडोजर के माध्यम से जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का प्रयास बहुत ही निंदनीय है और ये भाजपा को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भाजपा की सरकार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना नहीं पा रही है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है उनके कमरों को गिराने का काम कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। बुलडोजर राम मंदिर के चंदा चोरों के घरों पर नहीं चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय के कमरों को गिराने का काम हो रहा है, जो बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। प्रशासन के निर्देश पे लगाया गया है। कहाँ का कैंपस, क्या इसमें हमारे दो बड़े कॉलेज जो हैं, गवर्नमेंट रला पीजी कॉलेज और गवर्नमेंट महिला पीजी कॉलेज, उनके प्राध्यापकों से कहा गया है कि यहाँ बच्चे अगर आते हैं और ये चूंकि समाचार है इसका कि यूनिवर्सिटी खत्म होगी, तो अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो उनको एक गाइडलाइन के लिए, उनके काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी क्लास के बच्चे वो जो भी बच्चे होंगे जिस क्लास के, उसके उनके कोर्स के अकॉर्डिंग उनको हम लोग काउंसलिंग करेंगे, गाइड करेंगे। अभी तक कोई बच्चा आया? अभी तो बच्चे जो आए होंगे वो चले गए हुए हैं क्लासेज में, तो अगर वहाँ उनको भी सूचना
अगर पहुंचती है, अगर बच्चे आते हैं, किसी तरह का बच्चा परेशान होता है, तो प्रशासन का उद्देश्य है कि बच्चे न परेशान हों। तो इसलिए हम लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई। हम तो आज कॉलेज में प्रिंसिपल के चार्ज में है, लिहाजा हम थोड़ी देर के लिए आ गए थे। यहाँ पे हम कॉलेज चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। कौन से कॉलेज में है आपको क्या गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर, प्रोफेसर अरशद रिजवी। जवाहर यूनिवर्सिटी को जो उसमें ये लगाया गया नहीं, हम लोगों को तो इतना निर्देश है कि केवल बच्चों के अंदर कोई पैनिक है तो उनको आप गाइड करें, बाकी क्या है वो प्रशासन जाने। दिल्ली की एक अदालत ने सन 2020 के दिल्ली फिसादा से मुतालिक मुकदमे में गुज़िश्ता तकरीबन 6 बरस से जेल में बंद साबिक़ तुलबा रहनुमा उमर खालिद को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते में 2 बार अपने अहल खाना से वीडियो के जरिए मुलाकात की इजाज़त दी है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि चूंकि उमर खालिद ने जेल में क़याम के दौरान किसी भी जेल ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की है, इसलिए उन्हें यह सहूलत फराहम की जानी चाहिए। कर्नाटक में बेंगलुरु के LPG सारिफिन के लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ के गैस सारिफिन को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट के जरिए LPG सिलेंडर मिलेंगे। इसके लिए इंस्टामार्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL से हाथ मिलाया है और इन डिमांड डिलीवरी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि मुल्क में पहली बार किसी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर LPG सिलेंडर की डिमांड डिलीवरी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में वोटर फेरिस की खुसूसी गहरी नजरसानी SAR के पहले मरहले में हैरानकुन बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। रियासत भर में 19,04,000 से ज़ायद इंदराजात खामियाँ पाई गई हैं, जिनमें तकरीबन 2 लाख ऐसे वोटर शामिल हैं जिनके वालिदैन की उम्र उनसे सिर्फ 15 बरस या इससे भी कम ज़्यादा दर्ज की गई है। इस तरह 92,000 से ज़ायद वोटरों के दादा दादी नाना नानी की उम्रें भी गैर मामूली तौर पर कम दर्ज पाई गई हैं। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तानी इंतखाबी निज़ाम दुनिया के सबसे ज़्यादा शफाफ और अहल तरीन निज़ामों में शामिल है। इसकी आलमी मोतबरियत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि हिंदुस्तान साल 2026 में आलमी इंतखाबी इंतज़ाम से जुड़े बैनुल-अक़वामी फोरम की सदारत कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुरादाबाद के एक तालीमी इदारे में बूथ लेवल अफसरान BLO और बूथ लेवल सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ARO के साथ मुनक़िदा मकालमे के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वो 17 जुलाई को देहरादून में होंगे क्योंकि उत्तराखंड को पेपर लीक का मरकज़ बना दिया गया है। मिस्टर गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में भर्ती इम्तिहानात में ऐसा निज़ाम तैयार हो गया है जहां पटवारी, लेखपाल और दीगर ओहदे काबिलियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुजरिमों के तय करदा दामों पर मिलते हैं। कांग्रेसी रहनुमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में कहा कि हुकूमत ने सख्त इंसदाद नकल कानून बनाया है, इसके बावजूद पेपर लीक होते रहे। ये कानून सिर्फ कागजात तक महदूद रहे और सवालनामे बाजार में बिकते रहे। मुंबई में हुए 26/11 दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नज़र कोलाबा में वाक़े ताजमहल पैलेस होटल के आसपास सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए थे, जो अब तनाज़े का सबब बन गए हैं। ब्राहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने इन ढांचों के लिए होटल इंतजामिया को तकरीबन 22 करोड़ रुपए का बकाया फीस अदा करने का नोटिस भेजा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि अवामी सड़क और फुटपाथ पर मुस्तकिल या नीम मुस्तकिल सिक्योरिटी रुकावटें लगाने के लिए मुकर्ररा फीस अदा करना लाजमी है। बताया जा रहा है कि 2008 से ये फीस मुकम्मल तौर पर जमा नहीं की गई, जिसकी वजह से सूद और दीगर वाजिबात के साथ बकाया रकम बढ़कर 22 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव और इनके खानदान को फिलहाल अदालत से राहत मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इल्जाम तय करने पर अपना फैसला मौखर कर दिया। अब इस मामले में अदालत 31 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले की तहक़ीक़ात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। हिंदुस्तान अफ्रीकी ममालिक के फौजी सरबराहान के लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में 4 और 5 नवंबर को मुतवक्को कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 40 अफ्रीकी ममालिक के फौजी सरबराह, 120 सीनियर फौजी अफसरान और हिंदुस्तान में इनके डिफेंस अटैचीज़ के शामिल होने का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में होने जा रही है जब हिंदुस्तान अपनी दिफाई सिफारतकारी को सिर्फ फौजी ताउन तक महदूद न रखकर इसे दिफाई सनत, तकनीकी शराकतदारी और देसी हथियारों की बरामद से जोड़ रहा है। नीट UG पेपर लीक मामले पर CBI ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। जांच एजेंसी ने खुसूसी अदालत को बताया कि लातूर में वाक़ एक कोचिंग सेंटर के मालिक शिवराज रघुनाथ मोटिगांवकर ने इम्तिहान का सवालनामा तैयार करने वाले पैनल के एक रुकन को 5 लाख रुपए की रकम दी थी। CBI ने मोटिगांवकर की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए बताया कि यह रकम NTA के पैनल में शामिल केमिस्ट्री का पर्चा बनाने वाले PV कुलकर्णी को दी गई थी। रकम देने का मकसद ये था कि इम्तिहान से पहले ही केमिस्ट्री के सवालात हासिल किए जाएँ।
नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पार्लियामेंट का मानसून इजलास, कांग्रेस की चंदा चोरी, पेपर लीक और महंगाई समेत अहम मसाइल पर मोदी हुकूमत को घेरने की कोशिश। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत की रोजाना निगरानी की जाए, दिल्ली हाईकोर्ट का हुक्म, कहा जरूरत पड़ने पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। बुजुर्ग और शदीद बीमार कैदियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, 3 माह में नई पॉलिसी बनाने का हुक्म। दिल्ली फिसादात केस, उमर खालिद को हफ्ते में 2 बार अहले खाना से मुलाकात की इजाजत, वीडियो कॉल पर होगी ये मुलाकात। आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका, 40 में से 38 इमारतों के इंतजाम का हुक्म, तालीमी मरकज के निज़ाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उत्तराखंड में जारी SIR, हैरानकुन बेज़ाब्तगियां, 2 लाख वोटरों के वालिदैन नाबालिग, 92,000 के दादा दादी नौजवान। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।